Good morning all of you. Today we will start our new chapter chemical reaction and catalyst. Chemical reaction रासायनिक अभिक्रिया. स्टूडेंट्स जनरली हम अपनी डेली लाइफ में चेंजेस देखते हैं. चेंजेस ये परमानेंट भी हो सकते हैं एंड टेम्परेरी भी हो सकते हैं. आप लोग देखते हैं आपकी मदर मिल्क को गर्म करती है और आफ्टर सम टाइम उसको कूल होने पे उसमें 1 स्पून कर्ड ऐड करती है. वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फ्यू आवर्स. इसी तरह हम लोग पेपर्स की बोर्ड बनाते हैं, ये भी चेंज है. तो क्या सारे चेंज केमिकल चेंज होते हैं? हम वेजिटेबल्स लाते हैं, अगर हम उन्हें यूज नहीं करते हैं तो आफ्टर सम डेज वो रोटन होने लग जाती है. चेंज ये भी वो खराब हो रहा है, इट मीन उसके अंदर कुछ तो उसके प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ रही है. तो क्या है ये चेंज? चेंज क्यों होता है? चेंज कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे हम. जनरली हमारे को हम 2 टाइप्स के चेंजिंग जानते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. इनके बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, मैं इनमें आपको रिवाइज करा देती हूँ. फिजिकल चेंज इट मीन्स चेंज इन ओनली आउटर स्ट्रक्चर्स. उनकी आउटर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उनकी शेप में चेंज हो सकता है और उन्हें हम वापस इनिशियल फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है. ऐसे चेंज फिजिकल चेंज कहलाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल्स. हम पानी डेली जीवन में देखते हैं और आपको ये भी मालूम है कि वाटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम जो नॉर्मल वाटर यूज करते हैं वो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है. इसको अगर हम कूलिंग करें, कूलिंग आप फ्रिज के द्वारा कर सकते हैं. इसको आप कूलिंग करोगे तो ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी स्टेट क्या बन जाएगी? सॉलिड स्टेट बन जाएगी. इसी सॉलिड स्टेट को अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें तो आफ्टर फ्यू आवर्स ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी इसे हमने क्या प्रोवाइड की? हीटिंग प्रोवाइड की, तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह जो नॉर्मल वाटर अगर आप उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं, आप उसे गर्म करते हैं तो वो आफ्टर समटाइम्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. आप लोग देखते हैं कि हम एक पॉट के अंदर पानी लेके अगर हम गैस लाइटन करते हैं तो वो पानी बॉईल होने लग जाता है और हम अगर उसके ऊपर एक प्लेट कवर कर दे तो हम देखते हैं कि उस प्लेट के ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं. ठीक है, वाटर वेपर ही है और एक वाटर की फॉर्म है. ये वाटर वेपर्स की फॉर्म गैसेस स्टेट कहलाती है. इस तरह हमारे पास वाटर की 3 फॉर्म है. अगर हम वेपर्स को वापस कंडेंस करें, इट मीन्स अगर हम प्लेट को अपोजिट रख दें तो हम देखेंगे कि आफ्टर फ्यू मिनट्स वाटर ड्रॉपलेट वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इस तरह ये हमारा फिजिकल चेंज है. इसमें पानी की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, केवल चेंज इनकी आउटर लुक स्टेट में हुआ है. इसी तरह पेपर बोट है, पेपर से बोट बनाते हैं, उसे खेलते हैं. वापस अगर आप पेपर की बोट को ओपन कर देते हैं तो उसमें क्या है? पेपर की कंपोजिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पेपर की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो इस तरह के चेंज हमारे फिजिकल चेंज होते हैं. अब क्या प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल चेंज की? फिजिकल चेंज के अंदर ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट, केवल उसकी स्टेट में चेंज होता है. ये उसके कलर्स में चेंज आ सकता है या उसकी शेप में चेंज आ सकता है, लेकिन उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है. इसके द्वारा हम वापस अपना इनिशियल सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं. यानी हमारा जो प्रारंभिक मटेरियल था वो हमें वापस मिल सकता है. जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमारा लिक्विड फॉर्म वाटर था, हमने उसे फ्रीज करके आइस बनाई, लेकिन आइस को कंडेंस करके हमने वापस उसको हीट कूलिंग करने से ये आइस बनी और लिक्विड फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमने इसे हीटिंग प्रोवाइड की तो वापस ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया. इट मीन्स हमें इनिशियल फॉर्म प्राप्त हो सकती है. इस तरह के चेंज टेम्परेरी चेंज होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. इनके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज. इट मीन्स चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. किसी सब्सटेंस के अंदर चेंज होने पे अगर उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए और हमें इनिशियल सब्सटेंस प्राप्त नहीं हो, उस तरह के चेंजिंग केमिकल चेंजिंग कहलाते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे पास ये कार्बन है, ये सॉलिड अवस्था में होता है जिसे हम कोल बोलते हैं. ऑक्सीजन के संग इसने रिएक्शन की. ऑक्सीजन क्या है? गैस है. तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, गैस है. यानी कि यहाँ जो कार्बन है सॉलिड स्टेट में था, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया. अब हम CO2 के द्वारा वापस कार्बन गैस नहीं कर सकते, तो ये चेंज केमिकल चेंज है. इसी तरह आप
आप देखते हैं कि जो हमारा राइपन फ्रूट्स है, अगर फ्रूट्स पक जाता है तो हम वापस उसे रॉ फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर एक बार फ्लावर मैच्योर हो गया तो वापस वो सीडलिंग्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस तरह के जो कंपोजिशन है वो क्या है, केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने पे हमें मालूम होता है कि ये चेंज इन कंपोजिशन यानी उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। इनिशियल सब्सटेंस कांट बी ऑब्टेन, हमें वापस इनिशियल सब्सटेंस प्राप्त नहीं होता है। और इस तरह के चेंज परमानेंट चेंज होते हैं। कैसे, आपने क्या किया, कार्बन को बंद किया, कार्बन को बंद करने पे गैस में कन्वर्ट हो गया, आप वापस कार्बन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह का चेंज परमानेंट चेंज होता है और इसके अंतर्गत न्यू सब्सटेंस बनता है। आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि मम्मी कर्ड बनाती है, मिल्क है, मिल्क की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और कर्ड की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उनका टेस्ट अलग है, उनकी कंपोजिशन अलग है। तो इस तरह का चेंज हमारे केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। यस, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मीन समीकरण। अगर हम किसी भी इक्वेशन कराते हैं, दो रिएक्टेंट की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उन्हें शो करने के लिए हम इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन फॉर्म लिखने से फायदा क्या होता है कि हमें उस थिंग को अंडरस्टैंडिंग में इजी पड़ता है। हम उस इक्वेशन को देख के पूरा सिचुएशन क्लियर कर सकते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि रिएक्टेंट अगर रिएक्शन नहीं करेंगे तो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं होगा। हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं एंड राइट साइड में हम प्रोडक्ट मेंशन करते हैं। इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि जैसे कार्बन है, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इट मीन्स रिएक्शन जिन्होंने की, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, इन्हें हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और इनके रिएक्शन को हम इस एरो के द्वारा शो कर रहे हैं। इनका जो रिजल्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये था आपका वे इक्वेशन लिखने का। इक्वेशन लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उन स्टेप्स को आप ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्या है, रिएक्टेंट्स आर रिटन। सबसे पहले हम रिएक्टेंट लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन लिखा है। उसके बाद रिएक्शन शो करने के लिए एरो इज मेड, एरो बनाएंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्टेंट लिखना है, उसके बाद आपको एरो का साइन बनाना है एंड थर्ड आपको फिर प्रोडक्ट लिखना है। ये नहीं कि आपने पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिख दी फिर आप इस तरह का लिख रहे हो, ये आपका वे लिखने का रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट, देन एरो साइन एंड आफ्टर एरो वी राइट प्रोडक्ट। अब हम रिएक्टेंट यूज करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट 1 और 2 या मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट को हम आपस में एडिंग रिएक्शन दिखाने के लिए उनके बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं। इट मीन जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यस, अब हम यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है तो उनको हमने रिएक्शन में ऐड दिखाने के लिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया है। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, उनको हम इक्वल होने चाहिए। क्या होगा, यहाँ पे जितने हम एटम्स यूज करेंगे रिएक्टेंट के उतने ही अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे एटम्स होते हैं, जो एटम्स हैं, ना तो उन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रिएक्शन में एटम का कोई भी लॉस नहीं होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट में जितने एटम हमने यूज किए हैं उतने ही हमें एटम्स प्रोडक्ट के अंदर प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कार्बन का मैंने 1 लिया है, ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स सेम करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स नंबर है उन्हें हम या तो इंक्रीज कर सकते हैं या उन्हें हम डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के द्वारा हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। देन अदर रिमेनिंग जो रिएक्टेंट है उन्हें बाद में बैलेंस किया जाता है। अगर आपके पास किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और अदर सब्सटेंस भी है तो पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप कार्बन नाइट्रोजन जो भी आपका अदर सब्सटेंस है उसे आप बैलेंस करेंगे। उनकी नेक्स्ट स्टेप होता है फिजिकल स्टेट शो करना। इट मीन्स वह सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उस रिएक्टेंट के नीचे आपको और प्रोडक्ट के नीचे आपको वो मेंशन करना है
सॉलिड के लिए एस, गैस के लिए जी, और अगर आप लिक्विड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप एल मेंशन करेंगे। अगर हमारी रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स रिएक्शन इन वाटर, अगर हमारी रिएक्शन वाटर के संग हो रही है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक्वस मिलेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन को शो करने के लिए हमें एक्यू मेंशन करना नेसेसरी है। अगर हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मीन्स वह रिएक्शन जो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपस में रिवर्स काम करते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए हम इस तरह का एरो यूज करते हैं, ये हाफ एरो और ये हाफ एरो। इस तरह के जब हम हाफ एरो बनाते हैं तो वो रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। जैसे अब अगर हमें रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को रिटर्न दिखाना है, यानी हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए कितना प्रेशर प्रोवाइड किया या कितना टेम्परेचर हमारा लगा, तो उनको हम एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को लिया मैंने। अब ये देखिए ये बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन को हमने 3 एटम्स लिए हैं। यहाँ पे इसको हमने रिएक्शन कराने के लिए 730 केल्विन टेम्परेचर यूज किया है एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको प्रोवाइड किया है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अमोनिया गैस प्रोड्यूस की है। अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तो उन्हें हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम प्लस साइन से और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम माइनस साइन से शो करते हैं। एक्सोथर्मिक के अंदर रिएक्शन हम कंप्लीट कराने के लिए हीट लेते हैं तो उसे हम प्लस साइन से दिखाएंगे, और एंडोथर्मिक के अंदर आफ्टर रिएक्शन हीट रिलीज होती है तो उसे हम माइनस के द्वारा दिखाएंगे। अगर रिएक्शन में हम हीट यूज कर रहे हैं तो एरो के ऊपर हम इस तरह का साइन बनाएंगे, इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हीट यूज हुई है। अगर हम रिएक्शन को कंप्लीट कराने में कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो उन्हें हम रिएक्शन के ऊपर मेंशन करते हैं, एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। जैसे ये आपका है ये आपकी रिएक्शन, आपने इथीन का हाइड्रोजन के संग रिएक्शन कराया। यहाँ पे जो NiNickil है ये कैटेलिस्ट का काम करता है और हमें एथेन मिलता है। कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं लेकिन रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम इन रिएक्टेंट को कैटेलिस्ट को एरो के ऊपर शो करेंगे। तो ये थे स्टेप इक्वेशन लिखने के। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड।